हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो विद दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद आवर न्यू सीरीज ऑफ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफी। सो आप पूछेंगे ज्योग्राफी ही क्यों। तो ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी जो है सबसे ज़्यादा स्टैटिक सब्जेक्ट है। मतलब ज्योग्राफी में करंट का इंटीग्रेशन बहुत ही लेस लाइकली होता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो होते हैं वो ओवर द ईयर्स बहुत लंबे टाइम स्पैन में चेंजेस आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टैटिक है ये। तो अगर हम ज्योग्राफी को विद एन सी आर टी बुक्स और प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ के साथ कवर कर लें। एमसीक्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि एमसीक्यूज़ से हमको पता चलता है कि स्टेटमेंट किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है ऑन पर्टिकुलर चैप्टर या पॉइंट। जैसे मान लीजिए वोल्केनो है, तो वोल्केनो में जब आप बुक में पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि वो मेंस का मटेरियल भी उसमें होगा और प्री का भी मटेरियल होगा उसमें। सो अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कैसे इसमें प्री का अलग छांटना है, कैसे मेंस का अलग करना है। सो एमसीक्यूज़ उसका एक बेस्ट सोल्यूशन है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उसमें वही तरीके के स्टेटमेंट चूज़ किए गए होंगे जिन स्टेटमेंट पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, जिसमें ट्विक करने का स्कोप है। ठीक है, तो इसीलिए एमसीक्यूज़ करने का बहुत फ़ायदा है। जब आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं तो आपको अप्रोच पता चलती है कि प्रीलिम्स में कैसे मतलब प्ले करना है, मुझे कैसे स्टेटमेंट्स में प्ले किया जाता है। सो इसीलिए आपको एनसीईआरटीज़ कवर करनी है। अपनी एनसीईआरटी आपने कवर कर ही रखी होगी। विद दिस मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूँगा, तो जिससे आपका एक होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा ज्योग्राफी का। रिगार्डिंग द सोर्स, ये सोर्स कौन सा मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे सोर्सेज देखे बट आई फाउंड दिस प्रयास बुकलेट ऑफ ओनली आईएएस वेरी हेल्पफुल। बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मैंने मतलब ये बुक इन लोगों ने 2023 के प्रीलिम्स के लिए फ्रेम किया था। प्रीलिम्स के लिए मतलब प्रीलिम्स के पहले ये बुकलेट आ गई थी। बट इफ़ यू फाइंड दैट, आई फाइंड दैट कि 2023 के प्रीलिम्स में ही इनकी बुक से एक क्वेश्चन आया था। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये जैसे ये पहला क्वेश्चन था, ये 10th क्वेश्चन है कि पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव में अर्थ के सबसे पहले कौन सी वेव पहुँचती है। तो ये क्वेश्चन ही आया हुआ है 2023 में। ठीक है, तो अगर आपने सॉल्व किया होता है यहाँ से तो आपको पता होता कि कौन सी पहले पहुँचती है। ठीक है, सिमिलरली ये 2024 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था ड्रेनेज के रिगार्डिंग, रिवर्स के रिगार्डिंग। सो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि उन्होंने पूछा था गंडक, गोमती, घग्गर और ये रामगंगा की जगह कोसी था। ठीक है, तो ये बस कोसी था, बाकी ये चार और ये बाकी ये तीन स्टेटमेंट सिमिलर थी। वेस्ट टू ईस्ट यहाँ भी उन्होंने पूछा है, वेस्ट टू ईस्ट वहाँ भी पूछा गया था। 2023 में ही फ्रेम कर दी गई थी, स्टिल इतनी रेलेवेंट है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही ऐसा लग रहा है कि सीधे यूपीएससी भी यहीं से पिक कर रही है। वेस्ट टू ईस्ट ही पूछा था यूपीएससी ने। तो एक तो ये पता चलता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कितनी तरीके से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जनरली आप अगर रिवर का ड्रेनेज पढ़ने जाएंगे, ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे तो आप ट्रिब्यूटरीज याद कर लेते हैं, अलाइनमेंट नहीं याद करते हैं। सो एक बार ये यूपीएससी ने पूछ लिया है तो मोस्ट लाइकली है कि चांसेस की और भी पूछे यूपीएससी ऐसे। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको कवर करना। ठीक है, सो अब मैंने बता दिया कि सोर्स क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि और एक और बात कि ये जो इनके स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं टू यूपीएससी। मतलब यूपीएससी जिस हिसाब के क्वेश्चंस फ्रेम करती है बहुत ज़्यादा क्लोजली मैच करा देते हैं ये स्टेटमेंट्स अपने विद यूपीएससी। ये देखिए 2023 के लिए बनाई गई थी, फिर भी मैंने आपको दो प्रूफ दिखा दी। बहुत सारे हैं ऐसे बट उसमें नहीं जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। इसमें मैं दिखा देता हूँ कितने चैप्टर्स हैं। इसमें अराउंड 20 चैप्टर्स हैं। विल ट्राई कि एक एक चैप्टर करके पूरा कवर कर दें। अगर चैप्टर में कम क्वेश्चन है तो 2 चैप्टर भी ले लेंगे एक साथ। जैसे ये सोलर सिस्टम जो है इसमें अराउंड 30 या 35 क्वेश्चन हैं, तो आई ट्राई कि इसको एक दिन में ही कवर कर दें। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2024 में ही 2024-25 लगातार 2 साल ये सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है कि लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स से 2 साल लगातार सवाल आया है, तो इस बार भी आ सकता है। तो इसलिए सोलर सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटीज़ कवर कर रखी हैं तो गो थ्रू दिस वीडियो एंड एक बार सुनिएगा, याद हो जाएंगे आपको। आई ट्राई कि मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलूँ आपका। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सो पहला चैप्टर ये सोलर सिस्टम है हमारा पहला चैप्टर। इसका पहला क्वेश्चन जो अगर हम स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिवर्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स इसमें दी गई हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है, इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो पहले ये पढ़ लिया करिए, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है।
फिर पहला स्टेटमेंट ये है कि सिंगुलरिटी जो थी यूनिवर्स में वो इमीडिएटली आफ्टर द बिग बैंग इवेंट एग्जिस्ट करती है। ये बोल रहा है इमीडिएटली आफ्टर द बिग बैंग इवेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलरिटी जो थी, सिंगुलरिटी का मतलब ये होता है कि एक बहुत छोटे से एरिया में, पिन पॉइंटेड एरिया में बहुत ज़्यादा मास कंडेंस हो गया। तो ये हुआ कब था, जब ये सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करी उसके बाद बिग बैंग इवेंट हुआ। बहुत सारा मास एक जगह पे कंडेंस हो गया, फिर बिग बैंग इवेंट हुआ। तो आफ्टर नहीं, बिफोर, मतलब इमीडिएटली बिफोर द बिग बैंग इवेंट जो है सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट हटाते ही शायद आंसर नहीं इनकरेक्ट पूछा है, तो अभी और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ ज़रा। सेकंड स्टेटमेंट देखें अगर हम, तो ये गलत हो गया हमारा। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस सजेस्ट द एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज। ये कह रहा है कि जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है वो इंडिविजुअल गैलेक्सीज़ का एक्सपेंशन सजेस्ट करता है। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस जो है ये यूनिवर्स का एक्सपेंशन को मतलब सजेस्ट करता है। जैसे आपने वो बलून वाली हाइपोथेसिस पढ़ी होगी कि एक पहले छोटा बलून होता है, उस पर छोटे छोटे डॉट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, फिर जब बलून को फुला देते हैं तो डॉट्स के बीच की, इनको अगर गैलेक्सीज मान लें, बलून को यूनिवर्स मान लें, तो डॉट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये बढ़ जाती है, ये डिस्टेंस बढ़ जाती है, ना कि ये गैलेक्सीज ये आप खुद ही एक्सपैंड मतलब साइज़ में बढ़ जाती हैं। तो ये एक्सपैंड नहीं, गैलेक्सीज एक्सपैंड नहीं कर रही हैं, बल्कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द स्टडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि बिग बैंग जो है थ्योरी वो स्टडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स की बात करता है, कि यूनिवर्स जो है स्टैटिक है, यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं हो रहा है। बट ये गलत है, क्योंकि बिग बैंग के बाद ही तो हम लोगों ने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस क्रिएट हुई, बिग बैंग से ही। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो पूछा था इनकरेक्ट, तो 1 2 3 सारे इनकरेक्ट हैं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंसेस टू स्टार्स का है, इसमें 2 स्टेटमेंट है, इसको हमें टैकल करना है। स्टार्स के बारे में, स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार 2 बारी 2024 और 25 में पूछा जा चुका है। तो स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये आप खुद से भी कवर कर लीजिएगा, मैं जितना है उतना कवर करा दूंगा आपको। तो ये कह रहा है कि स्टार्स आर द लोकलाइज्ड लंप ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन विद इन अ गैलेक्सी। तो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन की बात कर रहा है, ये गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है। जो स्टार्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। हम लोग ने पढ़ा भी है कि सन में कैसे हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूज़न हो रहा है, तो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अ स्टार कैन टर्न इनटू अ ब्लैक होल ओनली आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन मास। क्या कह रहा है कि एक कोई स्टार है, वो उसको अगर ब्लैक होल में कन्वर्ट होना है तो एक सर्टेन मास रिक्वायर्ड होगा। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है। आपने चंद्रशेखर लिमिट के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें 1.44 टाइम्स ऑफ अगर सन का मास हो जाएगा तभी वो कोई स्टार जो है ब्लैक होल में कोलैप्स करता है, ब्लैक होल बनता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, दूसरा सही है। तो करेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 2 ओनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम। अब इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इसमें शायद एक ही स्टेटमेंट को अप्रोप्रिएट पूछ रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, ये आप ऐसे भी देखते रहिएगा कि कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो पहला ये है कि इसमें ये कह रहा है कि लाइट ईयर इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर अ सोलर डिस्टेंस। लाइट ईयर को ये अमाउंट ऑफ टाइम बता रहा है कि जितना टाइम मतलब एक सोलर डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगता है। तो लाइट ईयर हमने पढ़ा है कि लाइट ईयर जो है टाइम का यूनिट नहीं है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये गलत हो गया। द इल्यूमिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इज़ लेस देन दैट ऑफ स्टार्स इन स्काई। ये क्या कह रहा है कि जो प्लैनेट्स की जो चमक है वो स्टार्स से कम होती है। बट आपने पढ़ा होगा कि प्लैनेट्स का अपना कोई मतलब इल्यूमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, वो सन की लाइट से इल्यूमिनेट होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत होगी, प्लैनेट्स का कोई उनका खुद का इल्यूमिनेशन होता ही नहीं है। तो ये गलत हो गया। सी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ओरियन इज़ द नेम गिवन टू द ब्राइटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम। मतलब ओरियन जो है ये ब्राइटेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम में, ये कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत है कि ओरियन जो है ये स्टार नहीं है, ये कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन का मतलब ये होता है ये ग्रुप ऑफ स्टार है। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार, तो ये कोई इंडिविजुअल स्टार नहीं है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ स्टार है। एंड
आफ्टर दैट ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा ये मैं बता देता हूँ आपको। तो सीरियस, SIRUS, सीरियस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम। तो ये भी गलत हो गया। सेकंड क्या, लास्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लास्ट स्टेटमेंट सही है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं इसको। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड अ स्टार इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस। ये कह रहा है कि रेवोल्यूशन का पीरियड जो है प्लैनेट के अराउंड बढ़ जाता है अगर डिस्टेंस बढ़ जाए। जैसे ये सन है, मान लीजिए सन के अराउंड रेवोल्यूशन, अगर ये इतना डिस्टेंस पे कोई स्टार मतलब कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, तो क्योंकि सन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि अगर ये तेज़ नहीं भागेगा तो ये इसी में मर्ज कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा जाके। तो इसलिए इसको तेज़ भागना पड़ता है, ठीक है। और तो इसलिए ये जल्दी जल्दी रोटेट कर लेगा अपना पूरा ऑर्बिट। बट अगर जब ये डिस्टेंस बढ़ती है, जब ये डिस्टेंस बढ़ती है तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसको रिवॉल्व करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुँचते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहा है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द गैसियस नेचर ऑफ जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। प्लैनेट्स को अपने जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, टेरेस्ट्रियल एंड गैसियस। टेरेस्ट्रियल में हमारे जैसे जो मार्स, वीनस, अर्थ और मरकरी, ये चार जो प्लैनेट हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ये सन से ज़्यादा करीब हैं। एंड गैसियस प्लैनेट में वही जुपिटर, सैटर्न ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इनकी डिस्टेंस भी, ये दूरी भी ज़्यादा होती है, इस वजह से इनको जोवियन प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं। गैसेस मोस्टली गैसेस से फॉर्म्ड होते हैं ये। तो ये अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। साइज़, पहला कह रहा है साइज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट इम्पॉर्टेंट होगा ही, क्योंकि साइज़ की वजह से ही जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं उनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जुपिटर आपने पढ़ा होगा कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम, तो उसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वो इतनी सारी गैसेस को एक पास पुल करके रख सकता है, ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये सही है हमारा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, शेप एज सच कोई मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, जो क्योंकि शेप तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इंटरनल क्या रिएक्शंस हो रही हैं इन वजह इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो ये शेप ऐसा कोई मेजर फैक्टर नहीं है। फोर्थ अगर देखें ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो मैंने बता ही दिया कि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही ज़्यादा वो गैसेस को रिटेन कर पाएगा, एक पास कंडेंस करके रख पाएगा, ठीक है। एंड तो ये भी सही होगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हाइयर सोलर विंड्स। अभी हाइयर सोलर विंड जो है ये डायरेक्टली मतलब नेचर नहीं डिसाइड करता है, गैसियस नेचर, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग सोलर विंड जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, जो अपने पास के सन के पास के प्लैनेट्स होते हैं, उनके गैसियस जो उनका कवर होता है उसको उड़ा ले जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में होती हैं, तो वहाँ का जो गैसियस एनवायरनमेंट है उसको उड़ा देती हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये भी हाइयर सोलर विंड्स जो हैं जोवियन प्लैनेट्स के गैसियस नेचर को मतलब रिस्पॉन्सिबल है। तो 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 ये हमारा सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कि इसमें क्या पूछ रहा है कि बिग स्प्लैट इवेंट्स को क्या डिस्क्राइब करता है। बिग स्प्लैट इवेंट ये डायरेक्टली आपने पढ़ा होगा कि ये मून से रिलेटेड है, तो इसको बस ऐसे ही करके याद कर लो कि ये मून के क्रिएशन से रिलेटेड है। इसमें ये था कि एक बहुत बड़ा सा ये पहले एक बहुत बड़ा सा प्लेनेट था जो मूव कर रहा था बहुत ज़्यादा, फिर वहाँ से कुछ टकराया आके बहुत बड़ा स्प्लैट हुआ, जिससे एक हिस्सा टूट के अर्थ का ही मून में जाके कन्वर्ट हो गया जाके। तो ये एक थ्योरी है, इसको आप ऐसे याद कर लो कि थ्योरी ऑफ क्रिएशन फॉर मून है, ठीक है। इसको बस ऐसे याद कर सकते हैं आप, बिग स्प्लैट जहाँ भी है तो मून याद आ जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सो पहला, डिफरेंशिएशन कॉज्ड द सेपरेशन ऑफ अर्थ लेयर बेस्ड ऑन द डेंसिटी। ये कह रहा है कि डिफरेंशिएशन जो है इसने अर्थ के लेयर को डेंसिटी के आधार पे मतलब सेपरेट कर दिया। डिफरेंशिएशन का मतलब ही ये होता है कि डिफरेंट कर देना, चीज़ों को डिफरेंशिएट कर देना बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही होता है, ठीक है।
सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर वर स्ट्रेटिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। ये कह रहा है कि अर्थ के जो एटमॉस्फेरिक लेयर में जो गैसेस का स्ट्रेटिफिकेशन हुआ था, लेयरिफिकेशन हुआ था, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डीगैसिंग का प्रोसेस जो है वो जब अर्थ कूल हुई तो उसके अंदर से जो गैसेस निकली, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो गैसेस निकली, तो उसको डीगैसिंग बोलते हैं, ना कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं अर्थ के उसको लेयरिंग का काम है। तो ये गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट हमारा, डीगैसिंग का मतलब ही ये नहीं होता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर्ड फर्स्ट ऑन द ओशंस रादर देन ऑन द लैंड। तो ये तो सही स्टेटमेंट, सबको पता होती है कि पहले ओशन में लाइफ अपीयर करी, बाद में लैंड में आए। तो ये याद रखना स्टेटमेंट वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, कौन सा है, ये ए सही हो जाएगा इसमें। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्थ इंटीरियर। सो अर्थ के इंटीरियर के रिगार्डिंग दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट सोर्स होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बेसिक भी बता देता हूँ, डायरेक्ट सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज में हमारा वोल्केनो आ जाता है, ठीक है, और माइनिंग आ जाती है, जो डीप माइनिंग वगैरह होती है उसमें डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमारा एस्टेरॉइड से भी, जो एस्टेरॉइड जो आता है टकराता है अर्थ से, तो उससे भी हमें, क्योंकि सेम मटेरियल से बने होते हैं, तो इसलिए उसको हम एज अ सोर्स कंसिडर करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर की इन्फॉर्मेशन से। क्योंकि अगर एस्टेरॉइड को हमने ऑब्जर्व कर लिया या उसकी स्टडी कर ली, तो सेम मटेरियल से बना हुआ है बिग बैंग इवेंट के बाद, तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। सो एस्टेरॉइड हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्सेज होगी, दीज आर पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट, कंसिडर एज इनडायरेक्ट सोर्सेज रिगार्डिंग अर्थ इंटीरियर। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रहा है इसको। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज मोर नियर द पोल्स देन द इक्वेटर। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स जो है इक्वेटर पे कम है एंड पोल्स पे ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ क्या है। क्योंकि आप जैसे जो ग्रेविटेशन जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है, कि मास जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्रेविटी ज़्यादा वहाँ पे होगी। तो आपने पढ़ा होगा कि जो पोल्स हैं थोड़ा सा फ्लैट है एंड इक्वेटर पे हमारा बल्ज है, पोल्स फ्लैट होने की वजह से वो कोर से थोड़ा ज़्यादा करीब है, तो उस पर ज़्यादा ग्रेविटी लगती है। एंड जो इक्वेटर है ये मतलब पोल्स, जो कोर है हमारा इनर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो कोर है उससे डिस्टेंस ज़्यादा है उसकी, तो इस वजह से वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम लगता है। तो इसी वजह से जो ग्रेविटेशन है ये पोल्स पे ज़्यादा है, इक्वेटर के पे कम है। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट ही डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, 2 ओनली। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में इसमें भी करेक्ट पूछा गया था ना, हाँ सही है, फिर वो स्टेटमेंट भी सही है हमारा। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली शेप्ड बाय द एक्सोजेनिक फोर्सेज। इसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात हो रही है और ये एक्सोजेनिक फोर्सेज कह रहा है। दो टाइप की फोर्सेज होती हैं, एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक। एक्सोजेनिक फोर्सेज जो होती हैं ये सरफेस को शेप करती हैं। जैसे एक्सोजेनिक फोर्सेज में आप ले लीजिए, जैसे वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज में। तो इससे हमारा जो सरफेस ऑफ द अर्थ है ये शेप्ड होता है, ना कि इंटीरियर। इंटीरियर जो होता है हमारा इंडोजेनेटिक फोर्सेज से शेप होता है। जो इंडोजेनेटिक फोर्सेज में हमारा वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, क्योंकि अंदर जब अंदर कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर चेंजेस आते हैं। जैसे अंदर फॉल्ट बन गई, रॉक बन गया, ठीक है, वोल्केनो इरप्ट हुआ, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये इंटीरियर नहीं, ये सरफेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टेंटली शेप होता है बाय एक्सोजेनिक फोर्सेज, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अर्थ्स मटेरियल एट द डिफरेंट डेप्थ आर गवर्न बाय द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कह रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये दो चीज़ें जो हैं ये गवर्न करती हैं कि जो अर्थ के इंटीरियर में या जो गहराई में जो भी मटेरियल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये तो बहुत सही स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का ही मेन गेम हो जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि आउटर कोर जो है लिक्विड है, इनर कोर जो है हमारा सॉलिड है,
तो ये किस वजह से, ये डिफरेंस प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया था करेक्ट, तो 2 ओनली करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन कह रहा है हमारा अर्थक्वेक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। अब जैसे ये मैं अर्थक्वेक जब बता रहा हूँ तो ये आप समझिए कि पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अर्थक्वेक से रिगार्डिंग की क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पॉइंट वेयर द एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक इज रिलीज्ड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड द एपी सेंटर। ये कह रहा है कि जैसे ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा अर्थ का इंटीरियर हो गया, एक पॉइंट ले लेते हैं अर्थ के इंटीरियर पे, तो ये कह रहा है कि जहाँ पे अर्थक्वेक रिलीज होता है इनसाइड द अर्थ, उसको एपी सेंटर बोलते हैं। तो इस पार्ट को ये एपी सेंटर बता रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि ये जहाँ पे अर्थक्वेक रिलीज होता है इसको फोकस बोलते हैं या हाइपो सेंटर बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक रिलीज होता है। और उसके बाद जब अर्थक्वेक पहली दफ़ा जहाँ पे सरफेस पे टच करता है, जैसे ये मान लीजिए ये फर्स्ट टाइम इसने सरफेस पे टच किया अर्थक्वेक ने, तो इसको एपी सेंटर बोलते हैं। तो अर्थक्वेक जहाँ पे सरफेस पे टच करता है तो उसको एपी सेंटर बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द अर्थक्वेक वेव डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इट मीट्स। तो ये तो बात सही है कि जैसा अगर ज़्यादा डेंस मटेरियल होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी अर्थक्वेक वेव्स की, कम डेंस होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये तो बात सही है कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लेसर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल मोर इज़ द वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव। ये तो अभी मैंने ऊपर बताया कि हाइयर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल मोर द वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसमें पूछ रहा है, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट में हमारा 1 और 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जो मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यही थर्ड क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन जो है यही यूपीएससी ने 2023 में पूछा हुआ था कि एक स्टेटमेंट था कि पी वेव या एस वेव में सबसे पहले सरफेस पे कौन रीच करती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी आपको बता देता हूँ अर्थक्वेक से रिलेटेड, कि अर्थक्वेक जो सीज्मिक वेव्स के कारण जो होता है अर्थक्वेक होता है, तो सीज्मिक वेव्स जो होती हैं दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, पहला बॉडी वेव्स, दूसरा सरफेस वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स आती हैं, PNS वेव आती हैं, एंड सरफेस वेव में लव वेव आती है एंड रेलिक वेव आती है, ठीक है, ये 2 वेव्स होती हैं। सो सबसे पहले जो है अर्थ सरफेस पे प्राइमरी वेव या पी वेव रीच करती है, इसी वजह से इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ये रीच करती है, देन एस वेव रीच करती है, देन सरफेस वेव आती है। सरफेस वेव का जो रोल होता है ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव यही होती हैं, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड बहुत हाई होता है। सीस्मोग्राफ में जब हम मेज़र करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड इन्हीं का होता है, इसी वजह से ये डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करती हैं। सरफेस वेव का मतलब ये होता है कि जो जब अर्थक्वेक जो है सीस्मिक वेव जो है जो सरफेस से टकराती हैं तो वो वेव सरफेस वेव कहलाती हैं। बॉडी वेव जो है पूरी इंटायर अर्थ में ट्रैवल करती हैं, सरफेस वेव वही होती हैं जो सरफेस पे आके टकरा जाती हैं, ठीक है। तो ये तो सही एक ही लाइन में क्रोनोलॉजी में लिखा हुआ है, तो 1 2 3 विल बी द आंसर, ठीक है। ये इतनी जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको सीज्मिक वेव से, इसी से क्वेश्चन आएगा मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है ये, इसमें क्या कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है इसमें अर्थक्वेक वेव्स के रिगार्डिंग, ठीक है। देखते हैं जैसे ये क्या कह रहा है, द शैडो जोन ऑफ एस वेव इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू पी वेव्स। अब एस वेव और पी वेव में आपको अगर डिफरेंसेस नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एस वेव जो होती है ये सिर्फ सॉलिड में ही मूव करती है, पी वेव जो है सारे सॉलिड लिक्विड और सारे सॉलिड लिक्विड और जो भी गैसियस स्टेट है सब में मूव कर सकती है। तो अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा एक अर्थ कंसिडर कर लें, अपनी अर्थ कंसिडर कर लें, ये हमारा हो गया इनर कोर, फिर उसके बाद ये आउटर कोर हो गया, ठीक है। आउटर कोर जो हमारा है ये लिक्विड है और इनर कोर जो हमारा है सॉलिड है, ठीक है। बाकी ये सारा सॉलिड मटेरियल से ही बना हुआ है, ठीक है। तो एस वेव जो होती है सॉलिड में ही मूव करती है, लिक्विड में नहीं मूव कर सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पे अर्थक्वेक रिलीज हुआ तो ये एस वेव ऐसे ही जाएगी, इसमें नहीं पार कर सकती है। कलर चेंज कर देता हूँ, ये एस वेव ऐसे ही जा पाएगी क्योंकि लिक्विड है तो ये यहाँ नहीं जा पाएगी। बट इन केस ऑफ पी वेव इसमें भी चली जाएगी, फिर इसमें भी चली जाएगी, इसमें भी चली जाएगी, इसमें भी चली जाएगी, ऐसे ऐसे करके पी वेव सारा पार कर जाएगी। तो आप देखेंगे तो एस वेव का जो है ये शैडो जोन ज़्यादा बन रहा है,
तो इसलिए एस वेव का शैडो जोन जो होगा ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इसको इरेज भी कर देता हूँ साथ साथ, वरना कन्फ्यूज़न होगा। तो एस वेव का जो शैडो जोन होता है ज़्यादा होता है। अब ये ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी कि बॉडी वेव्स जो हैं डैमेजिंग ज़्यादा होती हैं ऑफ ऑल अर्थक्वेक वेव। ये गलत है क्योंकि सरफेस वेव ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि लास्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। मतलब जो है अर्थक्वेक वेव जो है मोस्टली पैरेलली प्रोपोगेट करती हैं थ्रू द वेव डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। पैरेलल का मतलब ये हो गया कि जैसे ये बहुत सारी, आप एक साइकिल के स्टैंड को समझ लीजिए, साइकिल का स्टैंड है, तो अगर आपने धक्का दिया इसको इधर को, आगे को, तो ये सारी आगे की ओर ढकेलती चली जाएंगी। तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोपोगेशन विद द वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अब ये क्या, ये नहीं, ये बात सही नहीं है। हाँ, ये बात गलत है क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल होती हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट ये छूट गया कि स्टेटमेंट पी वेव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डेंसिटी डिफरेंसेस इन द मटेरियल दे पासेस। हाँ, क्योंकि ये सारे मटेरियल्स में गो थ्रू कर सकती हैं, पास कर सकती हैं, इसलिए ये स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग करती हैं। पहले जिस मटेरियल में गई उसको अगर पास नहीं हो पा रही तो स्ट्रेच कर देंगी, अगर टाइम लग रहा है तो स्क्वीज़ कर देंगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। तो बाकी देख लीजिएगा आप एक बार ये क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछ रहा है कोई फिनोमेना कंसिडर करना है इसमें। हाँ, ये पूछ रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं या फिनोमेना हैं जो अर्थक्वेक के ऑकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, इसमें पहला क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज रिजर्वायर्स। तो ये आपने पढ़ा होगा, मतलब रिजर्वायर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी। जो रिजर्वायर बहुत बड़े बड़े, जैसे अभी चाइना ने बहुत बड़ा सा डैम बना दिया था, तो उसकी वजह से एरिया के नियर बाई बहुत सारे अर्थक्वेक आए थे। एंड इंडिया में भी जो कोयना डैम बनाया गया है तो उस पर महाराष्ट्र में, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे नियर बाई एरिया बहुत बड़ा सा रिजर्वायर क्रिएट किया गया, तो नियर बाई एरिया में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा, एक्सेसिव माइनिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि हाँ स्पेस खाली होगा तो थोड़ा सा भी झटका होगा तो ज़्यादा फील होगा, तो ये भी सही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसमें, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि ये हटा के देखते हैं। तीसरा हटा देंगे अगर हम, तो आंसर आ जाएगा शायद, अभी नहीं, हाँ पांचवा बचता है। तो ये टाइडल वेव जो टाइड्स आते हैं, इनका भी ऐसा कोई अर्थक्वेक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, सुनामी वगैरह में थोड़ा बहुत रोल रहता है, बट ये ऐसा डायरेक्टली नहीं है, तो इसको भी हटा दीजिए। वोल्केनिक एरप्शन से तो अर्थक्वेक कॉज होता ही है, हमें पता ही है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन जो होगा सही हो जाएगा, मतलब सी सही हो जाएगा इसका स्टेटमेंट। अब पहुंच गए हम, ये दीज आर ये डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में बता देता हूँ। डिसकंटिन्यूटीज़ जो होती हैं ये ट्रांजिशन एरियाज़ होते हैं, ये कह सकते हैं एक टाइप का इंटरफेस होते हैं, जहाँ पे जो सीज़मिक वेव्स होती हैं, जो भी अर्थ की वेव होती हैं, वो अपनी वेलोसिटी में वेरिएशन शो करने लगती हैं कि कभी तेज़ कभी धीमी। ठीक है, वेरिएशंस आने लगते हैं। तो मैं ये अर्थ के लेयर के वाइज मतलब क्लासिफाइड होती हैं। तो मैंने इसको कैसे याद किया मैं बता देता हूँ एक बारी, फिर वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैंने इसको याद किया CMRGL। सी फॉर ये CM हो गया, राहुल गांधी याद कर लिया मैंने। L फॉर लव याद कर लीजिए, जो भी आपको याद करना है। तो C फॉर हमारा कॉर्नॉड हो गया, ये नॉर्थ टू साउथ है। फिर ये मोहो हो गया, ऐसा आपको ये भी याद हो जाएगा, सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। ये रेप्टिटी हो गया, देन दिस इज गुटेनबर्ग, एंड ये लेहमन हो गया। ठीक है, अब इनके बारे में मैं बता दूं आपको, जो अब क्वेश्चन से ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है ये मेंटल और कोर कह रहा है कि मेंटल और कोर के बीच में है, जबकि मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है कॉर्नॉड जो है ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मोहो जो है ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, तो ये पहला गलत हो गया हमारा। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बारे में कह रहा है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो हमारी क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमारी ये मोहो है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
ठीक है। एस्थोनोस्फेयर जो है ये सिर्फ मेंटल में ही है ये। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एस्थोनोस्फेयर जो है ये अपर मेंटल का पार्ट होता है जिसमें मैग्मा वगैरह भी मतलब मिलता है। ठीक है। एंड फोर्थ क्या कह रहा है कि लिथोस्फेयर जो है सिर्फ क्रस्ट को कंप्राइज करता है। तो लिथोस्फेयर जो है सिर्फ क्रस्ट नहीं होता है, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल भी लिथोस्फेयर में ही कंसिडर किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा गलत हो गया, ये मतलब थर्ड सही है, बाकी सारे गलत हैं। 1 2 3 1 2 4 गलत है, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया। हाँ, तो ये 1 2 4 ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, ये शायद वोल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि शील्ड वोल्केनो जो है, शील्ड वोल्केनो, ओके मैं एक बार देख लेता हूँ। शील्ड वोल्केनो जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं और ये बसाल्टिक लावा से बने होते हैं। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। ठीक है। तो बसाल्टिक लावा से बने होते हैं ये बात तो सही है, लेकिन ये मोस्ट एक्सप्लोजिव होते हैं ये गलत है। मैं बताता हूँ इसको मैंने कैसे याद किया। शील्ड, जैसे आप कैप्टन अमेरिका की आपने शील्ड देखी होगी तो कुछ इस शेप में होती है वो शील्ड, मतलब एक शील्ड टाइप का बना दिया उसने। तो जो शील्ड वोल्केनो होते हैं ये एक्सप्लोजिव ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि इनका जो बसाल्टिक लावा होता है ये फ्लूइड बहुत होता है, इसका फ्लो जो होता है बहुत तेज़ होता है, तो ये मतलब फैलते हैं। जो एक्सप्लोजिव होते हैं वो कोन टाइप का बनाते हैं जिनको कंपोजिट वोल्केनो बोलते हैं, बट ये जो है एक शील्ड टाइप की प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ये मतलब जैसे यहाँ पे वोल्केनो आया तो ये जो लावा निकलेगा तो ये फ्लो करना चाहेगा क्योंकि बहुत फ्लूइडिक है, तो ये फ्लो करता है। तो इस वजह से जो डेक्कन ट्रैप्स हैं हमारे वो भी इसी लावा से बने हुए हैं, इसीलिए बहुत दूर तक के फैले हुए हैं। ठीक है, डेक्कन ट्रैप जो है, तो ये एक्सप्लोजिव नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि डेक्कन ट्रैप इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट वोल्केनो। ये अभी मैंने बताया कि डेक्कन ट्रैप जो है शील्ड वोल्केनो का टाइप है। कंपोजिट वोल्केनो के बारे में बता देता हूँ। कंपोजिट वोल्केनो जो होते हैं इनका लावा जो होता है बहुत ही थिक होता है और ये विस्कोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा होती है, तो ये रेजिस्ट करता है फ्लो को। तो ये इस वजह से बहुत डीप मतलब स्टीप हो जाते हैं, बहुत इनकी हाइट सीधी हो जाती है, तो इस वजह से ये ऐसा कुछ शेप बना देते हैं, ना कि जैसे डेक्कन ट्रैप जो हमारे हैं वो शील्ड के टाइप में। तो ये भी गलत हो जाएगा। सो हाँ, फिर इसका मतलब ये दोनों गलत हैं। तो ये दो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा, नीदर 1 nor 2। तो मैं इरेज भी कर देता हूँ साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following consequences would follow if the axis of the earth were perpendicular to the plane of its elliptical orbit of revolution? जैसे अर्थ हमारा क्या कह रहा है कि अर्थ जैसे रिवॉल्व करता है तो जो टिल्ट है जैसे 23 डिग्री एंड हाफ का टिल्ट है, वो टिल्ट ना होने की बजाय अगर वो सीधा होता, रिवोल्यूशन जिस पाथ पे करता है अर्थ रिवॉल्व करती है और इसी पे सीधा होता तो क्या मतलब कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो ये कह रहा है कि वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि मतलब जो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे लेंथ में दिन और रात की डिफरेंस होता। तो ये तो फैक्टर है ही है, यही एक फैक्टर है, मतलब जो टिल्ट की वजह से ही ये हो रहा है। तो टिल्ट ना होने की वजह से कैसे होगा, तो ये गलत हो गया हमारा। ठीक है। ऑकरेंस ऑफ द इक्विनॉक्स एट द एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द ईयर, ये कोई स्टेटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ। हाँ, ये जैसे ये इसका अपोजिट स्टेटमेंट दिया हुआ है क्योंकि टिल्ट होने की वजह से ये हो रहा है तो टिल्टा होने की वजह से ये हो जाएगा, तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा। ओके, फिर मतलब ये देख लीजिएगा आपकी इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ होगा अगर टिल्ट नहीं होगा। ये याद कर लीजिएगा, स्टेटमेंट पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत पूछते हैं ऐसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में क्वेश्चन है। कह रहा है कि द कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ आर सेड टू बी फ्लोटिंग ऑन द ओशियनिक क्रस्ट। जो अर्थ के कॉन्टिनेंट हैं ये ओशियनिक क्रस्ट फ्लोट कर रहे हैं ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट्स हैं
ये मोस्टली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बने हुए हैं। सियाल आपने पढ़ा होगा, सियाल और सीमा। तो ये सियाल मतलब दे कंसिस्ट ऑफ सियाल, ठीक है। एंड जो ओशियानिक क्रस्ट है हमारी, ये सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम प्लस आयरन कंसिस्ट करती है। तो इसीलिए ये जो आपने पढ़ा भी होगा कि जो ओशियानिक क्रस्ट है ज़्यादा डेंस है। तो ज़्यादा डेंस होने की वजह से, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा डेंस नहीं है, तभी जब सबडक्शन होता है, जब कन्वर्जेंस होता है, तो जो ओशियानिक क्रस्ट है वो सबडक्ट कर जाती है ड्यू टू इट्स डेंसर मटेरियल इट कंप्राइजेज ऑफ, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट इसीलिए मतलब फ्लोटिंग काइंड ऑफ फील होता है कि क्योंकि डेंस नीचे का मटेरियल ज़्यादा डेंस है। तो ये स्टेटमेंट सही है वैसे, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं इसको। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द ओशियानिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइटिक रॉक वाइल द कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड ऑफ बसाल्टिक रॉक। ओशियानिक क्रस्ट को ग्रेनाइटिक रॉक से बोल रहा है, ये गलत है। ओशियानिक क्रस्ट जो है डेंस ज़्यादा होता है ना, तो इसी वजह से बसाल्टिक रॉक होगा, ठीक है। और ये ग्रेनाइट रॉक से हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो विद दिस ये कौन सा करेक्ट पूछ रहा है ना इसमें, तो करेक्ट हमारा ये वन ओनली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको ना जो मैं बता रहा हूँ? अगर ना आ रहा हो तो आप एक बार मेंशन कर दीजिएगा जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं। आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही करने का कोशिश करूँ, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका ज्योग्राफी में क्वेश्चन नहीं गलत होगा, क्योंकि ज्योग्राफी मोस्टली स्टैटिक ही है, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पी वेव एस वेव में अब क्या ही बदल सकता है, कुछ नहीं बदलेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ कहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अच्छा, रॉक्स के बारे में है। क्या कह रहा है कि इग्नियस रॉक्स आर क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर एंड मे इंक्लूड सम ट्रेसेस ऑफ फॉसिल। ये कह रहा है कि इग्नियस जो रॉक है इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है और उसमें फॉसिल्स के भी ट्रेसेस हो सकते हैं। इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, ये जो लावा जो होता है जब वो सरफेस के बिलो कूल हो जाता है तब फॉर्म होती हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतने हाई टेम्परेचर की वजह से फॉसिल्स का ट्रेसेस होना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्रिस्टलाइन जरूर होती हैं ये। तो ये ट्रेसेस ऑफ फॉसिल वाला स्टेटमेंट गलत है, ये शायद यूपीएससी ने भी पूछ रखा है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब क्या कह रहे हैं, प्लूटोनिक रॉक्स आर द सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स आर द वंस दैट आर कूल्ड बिलो द सरफेस। इग्नियस रॉक्स जो होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, थोड़ा सा बेसिक भी बता देता हूँ साथ में। इग्नियस रॉक होती हैं जो प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक। प्लूटोनिक वोल्केनिक रॉक वो होती हैं जो रॉक जो लावा जो है सरफेस के बाहर आके कूल होता है, मतलब अर्थ के सरफेस के बाहर आके कूल होता है। जैसे ये अर्थ का सरफेस है तो यहाँ पे कूल होगा जब, तो इनको प्लूटोनिक रॉक बोलेंगे, वोल्केनिक रॉक बोलेंगे, ठीक है। जब रॉक जो होती है बिलो द सरफेस, ये सरफेस है यहीं पे कहीं पे कूल हो गई तो इसको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। तो ये सही कह रहा है कि कूल्ड बिलो द सरफेस, बस इतना याद रख लीजिए, प्लूटोनिक रॉक्स आर कूल्ड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। सही है ये, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मार्बल, ग्रेफाइट, शिस्ट आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न हो सकती है। ग्रेफाइट जो है, ये ग्रेफाइट नहीं, ग्रेनाइट जो होता है वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। मार्बल, ग्रेफाइट एंड शिस्ट जो है ये सारे जो है मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। तो ये भी गलत हो गया। क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट में टू ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये याद रखना कि मार्बल, ग्रेफाइट एंड शिस्ट जो है मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुँचते हैं। ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखते रहिएगा कि कोई कभी कभार ऐसा होता है कि एक स्टेटमेंट पता चलते ही आंसर आ जाता है, बट मैं उस हिसाब से नहीं जा रहा हूँ। आगे देखते हैं, अगर लगेगा तो उस हिसाब से भी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, तो इसमें भी करेक्ट ही आइडेंटिफाई करना है। ट्रॉपिक्स इन द बोथ हेमिस्फेयर आर द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द सन्स मोशन। कह रहा है जो ट्रॉपिक्स हैं, जैसे ये हमारा इक्वेटर हो गया, फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। तो ये कह रहा है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन जो है सन जो है इन्हीं के बीच मूव करता है, यहाँ आता है फिर वापस जाता है ऐसे। ये मतलब सन का मैक्सिमम एक्सटेंट यही है। तो ये बात तो सही है।
ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑब्लिक्यूअस रेज ड्यूरिंग द विंटर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर कंडीशन। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बात करें हम तो ड्यूरिंग विंटर सन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, तो उसकी जो रेज होती हैं वो वर्टिकली ओवरहेड ना आके हमारे पास स्लांटेड आती हैं। स्लांटेड आने की वजह से ही जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि अगर सन सीधा शाइन करेगा सर पे, जो कि गर्मियों में हमारे यहाँ नॉर्थ में करता है, तो देखिए कितनी गर्मी होती है। बट ये अभी स्लांटेड आ रही हैं, टिल्टेड थोड़ा सा आ रही हैं रेज, तो इसी वजह से लोअर टेम्परेचर कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ डॉन एंड ट्वाइलाइट आर लॉन्गर इन ट्रॉपिकल लेटीट्यूड। पहले तो डॉन एंड ट्वाइलाइट समझ लेते क्या होता है। डॉन एंड ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट का मतलब ये होता है जैसे ट्वाइलाइट जो होता है जो जब सन सेट हो जाता है उसके बाद अंधेरा, सन सेट हुआ उसके बाद अंधेरा होने के बीच का जो टाइम होता है उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं। सनसेट हो गया बट थोड़ा सा भी कुछ धुंधला है, बिल्कुल डार्क नहीं हुआ है, तो उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं। सिमिलरली जब सन राइज हो जाता है बट पूरी तरीके से दिन नहीं हुआ होता है तो उसको हम डॉन बोलते हैं। ठीक है, ट्वाइलाइट और डॉन। ठीक है, आपने अपने, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में आपने नोटिस किया होगा, नॉर्थ में मोस्टली होता है कि जैसे ही शाम सूरज ढलता है तुरंत अंधेरा हो जाता है। ट्वाइलाइट का पीरियड बहुत कम है हमारे यहाँ पे, क्योंकि सन जो है वर्टिकली ओवरहेड होता है, तो जब जाता है तो डायरेक्ट अंधेरे ही कर देता है। ठीक है, तो डॉन एंड ट्वाइलाइट का जो पीरियड होता है ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स में बहुत कम होता है, क्योंकि टेम्परेट एरियाज़ में जो सन की रेज होती है स्लांटेड पहुँचती हैं, तो इस वजह से ये पीरियड जो होता है लंबा हो जाता है उनका। सूरज आया लेकिन थोड़ी देर, बहुत टाइम लगा अभी पहुँच, मतलब सनराइज़ हो गया लेकिन टाइम लगता है कि वो होने में, क्या बोलते हैं, उजाला होने में। तो ये गलत हो जाएगा, ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट होना चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट इज कि जून सॉल्स्टाइस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। जो जून का सॉल्स्टाइस होता है ये शॉर्टेस्ट डे होता है इसमें। ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी 21 दिसंबर को ही हमने अपना शॉर्टेस्ट डे पढ़ा होगा। तो जून नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है तो सबसे छोटा दिन दिसंबर में 21 दिसंबर को होता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को, क्योंकि उसके बाद दिन का मतलब दिन बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, फिर रातें छोटी होने लगती हैं। गर्मियों में रातें छोटी होती हैं, दिन बड़ा होता है, दिन का पीरियड मतलब। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूछ कह रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें 1 और 2 कौन सा ऑप्शन है, 1 और 2 सी ऑप्शन है। हाँ, तो ये सी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 90। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में सीज़न ऑफ द अर्थ के बारे में पूछ रहा है। जो अर्थ पे सीज़न होते हैं, जैसे रेनफॉल हो गया, मतलब बारिश आती है, बारिश नहीं होती है कभी, तो ये सीजन्स का वेरिएशन जो होता है उसके बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ सीजन। अच्छा, जैसे ये कह रहा है कि जो रोटेशन, ये स्लांट है मतलब टिल्ट है, इसके क्रॉस जो अर्थ रोटेट करती है अपनी जगह पे, अपनी एरिया पे जब रोटेट करती है, तो इसकी वजह से सीजन्स आते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रोटेशन की वजह से, जो मान लीजिए सन हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई, तो जो रोटेशन की वजह से जो एरिया, जो फेस सन के सामने होता है वहाँ पे दिन होता है, और जो पीछे होता है वहाँ पर रात होती है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से दिन और रात मतलब डिसाइड होते हैं, ना कि सीजन्स डिसाइड होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, इफेक्ट ऑफ द सीजनैलिटी इज लेस प्रोनाउंस इन द एरियाज विद इन द ट्रॉपिक्स। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ट्रॉपिक्स में आप भी फील करते होंगे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि बहुत वेरिएशन नहीं होता है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में। एंड सन जो है मोस्टली ओवरहेड रहता है, मतलब स्लांटेड मतलब नहीं आता है। अगर ट्रॉपिक्स की बात करें, ओवर और ट्रॉपिक्स की, ये ट्रॉपिक्स की, तो सन ओवरहेड ही रहता है इसमें। तो सीजन्स का मतलब बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं होता है टाइम, क्योंकि ज़्यादातर सन ऊपर रहता है, और बारिश भी लगातार अगर होती है तो लगातार होती रहती है, तो सीजन्स नहीं क्रिएट हो पाते हैं। जो कि आप अगर टेम्परेट रीजन्स में जाएँ तो वहाँ पे लंबे लंबे समर्स होते हैं, विंटर्स होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग सीजन आता है, ऑटम सीजन आता है, तो वैसा ट्रॉपिक्स में नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ही पूछ रहा था, तो यही सही हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं।
क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली अराइवल ऑफ स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ये गलत हो जाएगा, टिल्ट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। रेवोल्यूशन, जब रेवोल्यूशन और टिल्ट का रोल है सीजन्स में, बस इसका यहाँ पे नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। मोस्ट अप्रोप्रिएट भी पूछ रहा है इसलिए सही हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव हीट बैलेंस ड्यूरिंग डिसम्बर सोल्स्टिस इन नर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है तो पॉजिटिव कैसे ही हो सकता है, क्योंकि नर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में सन जो होता है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, तो सन यहाँ पे कहीं पे मतलब अपना हीट दे रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत है, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव हीट बैलेंस होता है नर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्यूरिंग दिसंबर सोल्स्टिस, तो ये भी गलत है। तो हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि सीजनलिटी जो है लेस प्रोनाउंस्ड होती है इन द ट्रॉपिक्स एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेबुलर हाइपोथेसिस। ये किसके बारे में, थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि नेबुलर हाइपोथेसिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय लाप्लास। ये अभी ऊपर आया था, मैंने बताया था एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस जो है वो बिग बैंग को बोलते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, एक्सपैंडिंग हाइपोथेसिस नहीं है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस जो है वो बिग बैंग है और वाज गिवन बाय लाप्लास। ये मतलब इमैनुअल कांट ने दिया था, बट उसको रिवाइज बाद में लाप्लास ने किया था, तो इसकी वजह से ऐसे गलत भी नहीं है। ये इस वजह से गलत है क्योंकि बिग बैंग थ्योरी को एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इरेजर यूज़ करना होगा, मैं इरेज कर देता हूँ पहले एक बार। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली एट द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये वही उल्टा बोल रहा है कि स्टडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स की बात कर रहा है, तो बिग बैंग ने तो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की बात करी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूछ क्या रहा है इसमें, करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट बोथ आर इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता है, स्टिल मैं थोड़ा सा आपको एक ये होमो सेपियंस वाले का आइडिया दे देता हूँ। ये मुझे याद है, मैं इस वजह से इसको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। होमो सेपियंस के बारे में, होमो सेपियंस जो है ये सिनोजोइकेरा जो था, सिनोजोइकेरा, स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है। सिनोजोइकेरा जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। तो क्वाटरनरी पीरियड में होमो सेपियंस का मतलब इवेंट कंसिडर किया जाता है, तो ये टर्शियरी पीरियड में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत करते ही वी विल रीच आर अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे, ये हटा दिया। तो 1 और 3 मतलब ये डायनासोर्स का एक्सटेंशन इसमें हुआ, पहली फिश ऑर्डोवेशियन पीरियड में आई, ठीक है। तो ये हिसाब से 1 और 3 आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, हाँ, ये फ्रेश वाटर के बारे में पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछा गया, 3 से 4 बार सवाल आ चुका है। ये पूछ रहा है कि प्लैनेट अर्थ पे मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट इन द आइस कैप एंड द ग्लेशियर। तो ये पहला आपको ये बताना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आइस कैप और ग्लेशियर में है, तो फर्स्ट ये हो गया। अगर क्रोनोलॉजी भी पूछ ले तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ये हो गया आइस कैप एंड ग्लेशियर। फिर पूछ रहा है रिमेनिंग कहाँ पे है लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, तो रिमेनिंग जो है वो ग्राउंड वाटर में एग्जिस्ट करता है, तो ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर तो आ गया, बट ये आप याद रखिएगा कि फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में, देन ग्राउंड वाटर में। 23rd नंबर क्वेश्चन, ओके। इसका पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अर्थ हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल द प्लैनेट्स। ये फैक्ट है, ये याद रख लीजिए कि अर्थ की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है अमंग ऑल द प्लैनेट्स, ठीक है। शायद कभी कन्फ्यूज़न हो तो इसलिए याद ही कर लीजिए इसको। जुपिटर हैज़ द हाईएस्ट ग्रेविटी अमंग ऑल द प्लैनेट्स। ये मैंने बताया था आपको ऊपर ही कि जुपिटर का साइज़ सबसे बड़ा है, इस वजह से इसकी ग्रेविटी भी सबसे ज़्यादा है अमंग द प्लैनेट्स। जितना बड़ा साइज मास उतना ज़्यादा ग्रेविटी, तो ये भी सही हो जाएगा। द थर्ड स्टेटमेंट इज़ कि मरकरी हैज़ द लोवेस्ट स्केप वेलोसिटी अमंग द ऑल प्लैनेट। स्केप वेलोसिटी मतलब कि स्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि कितने मतलब डिस्टेंस पे या कोई चीज़ जो है वो अपना ऑर्बिट छोड़ देगी इजीली, ठीक है। तो उसको स्केप वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी पे कि ऑर्बिट इजीली छोड़ देगी विदाउट एनी प्रोपल्सन, ठीक है। तो मरकरी जो है, मरकरी सबसे पहला प्लेनेट है, सन के बाद सबसे पहला प्लेनेट है,
तो इस वजह से इसका साइज़ भी सबसे छोटा है। तो सबसे ज़्यादा छोटा साइज होने की वजह से इसके वेलोसिटी भी सबसे लोएस्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है हमारा। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। तो ये याद रखना है कि मरकरी की लोएस्ट स्केप वेलोसिटी होती है क्योंकि इसका साइज़ सबसे छोटा होता है। जुपिटर की ग्रेविटी हाईएस्ट होती है क्योंकि इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है। थर्ड, अर्थ इज़ द डेंसेस्ट प्लेनेट अमंग ऑल। ठीक है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 24 इज रिगार्डिंग ओट क्लाउड्स। ऊट क्लाउड जो भी इनको बोलते हो, पढ़ लीजिएगा। तो ये ओट क्लाउड के बारे में बता देता हूँ मैं। ये जो सोलर सिस्टम है हमारे सबसे एज पे मिलते हैं, मतलब ये इतने दूर होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में कि इनको मतलब ऑब्जर्व करना भी बहुत टफ है, बहुत ईजिली मतलब ट्रेसेबल नहीं है एंड ये मोस्टली आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आइसी मतलब आइस के मेड ऑफ होते हैं क्योंकि सन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसी वजह से आइसी होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज़ द मोस्ट डिस्टेंट रीजन इन आवर सोलर सिस्टम। शायद उस जितनी इन्फॉर्मेशन बताई उसी से शायद क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। इट इज़ द स्फेरिकल लेयर ऑफ गैसियस ऑब्जेक्ट सराउंडिंग आर सन आ स्टार। तो ये गैसियस ऑब्जेक्ट बता रहे हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये आईसी ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल लेयर उनकी जो होती है वो आईसी होती है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट इट इज़ अ होम टू लॉन्ग टर्म कॉमेट्स। क्योंकि ये आईसी होते हैं, कॉमेट्स भी आपने पढ़ा होगा कि आईसी टेल होती है, तो इस वजह से ये सही है। ठीक है, तो 1 और 3 आर करेक्ट। वैसे याद रखना कि ओट्स क्लाउड जो होते हैं ये आईसी ऑब्जेक्ट्स के जो होते हैं वो सराउंड करते हैं अर्थ के। फिर अगला क्वेश्चन वही आ गया, वही CMRGL वाला। एक बारी मैं लिख देता हूँ, फिर फटाक से हो जाएगा। CMRGL। तो कॉर्नोड अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट सही है। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल की बात कर रहा है, तो ये गलत है क्योंकि ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में है मोहो, तो ये गलत हो जाएगा। अपर मेंटल लोअर मेंटल में रेप्टिटी आ जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। आउटर कोर एंड इनर कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर के लिए हमारा जो है गुटेनबर्ग है। नहीं, गुटेनबर्ग नहीं होगा, ये लेहमन होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब इसका आंसर देख लेते हैं एक बार क्या है। इसका क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, तो इसका ओनली 1 करेक्ट सही हो जाएगा। हाँ, ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में मैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि रॉक्स जो होती हैं थ्री टाइप्स की होती हैं। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं ये लेयर्ड होती हैं, स्ट्रेटिफाइड होती हैं, क्योंकि ये मतलब जब इग्नियस रॉक का वेदरिंग, इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक की वेदरिंग वगैरह होती है तो उनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद दीज रॉक्स। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, ये फैक्ट है, ये आप याद कर लीजिएगा कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है अप्रॉक्सीमेटली 75% ये इन्हीं रॉक्स का मेडअप ऑफ है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दीज रॉक्स आर डिवाइड ऑफ एनी मिनरल रिसोर्सेज। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डिवाइड नहीं होता है इनमें, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होता, बट जो भी मिनरल्स इनमें होते हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं होता है। जैसे मतलब कच्चा रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा इसमें होता है, तो इसलिए मतलब डिवाइड नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट हम गलत कर देंगे। ये स्टेटमेंट गलत करते ही शायद आंसर भी आ जाएगा। 2 काटने पे 1 और 3 आंसर आ गया। ठीक है, ये देख भी लेते हैं लेकिन लास्ट स्टेटमेंट, दीज रॉक्स आर सोर्स ऑफ सम ऑफ द रिच सॉइल। ये तो जेनरिक स्टेटमेंट है, रिच सॉइल्स तो होगा ही, सेडिमेंट्री मोस्टली जब कंप्राइज करता है तो। ये एलुवियल भी, क्योंकि हमारा एलुवियल सॉइल जो है हमारा गंगेटिक प्लेन्स का वो भी यहीं पे है ना। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन अर्थ क्रस्ट के बारे में है। इसमें क्या कह रहा है कि द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन द ओशियनिक क्रस्ट। ओके, मतलब ये थिकनेस की बात कर रहा है, डेंसिटी की बात नहीं कर रहा है। डेंसिटी जो है ओशियनिक क्रस्ट की ज़्यादा होती है, हमने पढ़ रखा है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जब क्रस्ट की बात करें तो वैसे भी अगर आप नॉर्मली देखें तो जब ये हमारी अर्थ है और जब हम जाते हैं सी सरफेस पे तो इतना तो गैप ऐसे ही हो गया, यहाँ पे तो वाटर लेवल है, तो ये सब क्रस्ट जो है ये अर्थ का ही तो कंसिडर होगा। तो अर्थ का क्रस्ट जो होता है उसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70 किलोमीटर तक के स्प्रेड माना जाता है, एंड जो ओशियानिक क्रस्ट होती है वो 5 to 30 किलोमीटर तक की ही स्प्रेड होती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
बट इन केस अगर डेंसिटी पूछेगा तो ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि मिनरल्स उसमें हैवी होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन। ये मतलब कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो है वो सिलिकॉन है अर्थ की क्रस्ट में। ये गलत है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। इसमें अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन ही, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। नंबर 1 पे ऑक्सीजन, नंबर 2 पे सिलिकॉन होता है, नंबर 3 पे एल्यूमिनियम होता है। ये याद रखना आप। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत करते ही शायद आंसर भी आ जाएगा 1। ये भी काट दिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। ये सही है वैसे, एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज लेस देन द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि डेंसिटी अगर खाली क्रस्ट की मेज़र करेंगे तो कम ही आएगी ना, क्योंकि अर्थ में तो बहुत सारा और डेंसर मटेरियल, जैसे जो अर्थ की डेंसिटी में तो ओशियानिक क्रस्ट भी आ जाएगा ना, ठीक है, और वो इंटीरियर का भी मटेरियल आ जाता है, तो इस वजह से ये कम है। तो ये शायद सही ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दीज वॉल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा देन बसाल्ट। मतलब ये विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब फ्लो नहीं करेगा, फ्लूइडिक नहीं होगा बहुत ज़्यादा। तो ये फ्लूइडिक नहीं होता है ज़्यादा और ठंडा होता है, ये बात कर रहा है। दीज वॉल्केनो ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव एरप्शन। एक्सप्लोजिव एरप्शन है मतलब शील्ड वॉल्केनो नहीं होगा, ऊपर वाले डिस्कशन से हमें पता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द लावा large quantities of pyroclastic material and the ashes find their way to ground. These material accumulate in the vicinity of the vent opening led to the formation of layers. किस वॉल्केनो, अब जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं 2-3 साल से, कि मतलब एक टाइप ऑफ वेजिटेशन का डिस्क्रिप्शन दे दिया, पूछ लिया कौन सा है, सवाना है या इक्वेटोरियल क्लाइमेट का है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस को ऐसे डिस्क्राइब कर दिया, पूछ लिया कौन सा है। तो पूछ सकते हैं ऐसे भी, 2-3 साल से पूछ रहे हैं, और ये 2023 के पहले ही प्रिपेयर हो गई थी, फिर भी देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन सिमिलर ही ज्योग्राफी में निकल के आ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शील्ड तो नहीं होगा। कॉल्डेरा जो होते हैं मतलब एक्सप्लोजिव तो होते हैं, बहुत एक्सप्लोजिव होते हैं, लेकिन मतलब जो ये फीचर्स बताए गए हैं कि कॉल्डेरास का मतलब ये होता है कि इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है कि वो अपने आप में ही कोलैप्स हो जाते हैं। तो कॉल्डेरा भी नहीं होगा। ये मोस्टली ये कंपोजिट वॉल्केनो का डिस्क्रिप्शन है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसका इरप्शन भी एक्सप्लोजिव होता है और विस्कोसिटी भी बहुत हाई होती है, मतलब फ्लो बहुत नहीं होता है इनका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन शायद मैं प्लान किया था आपको एग्जाम वो होमवर्क देने के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन, ये आप होमवर्क में करके लाएंगे, मुझे आंसर बता दीजिएगा कमेंट में इफ़ यू आर वाचिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, पी रिगार्डिंग पी वेव एंड एस वेव। अभी देखते हैं, शायद मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई ऊपर वाले से ही शायद हो जाए ये, ठीक है। पी वेव्स आर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एनालॉगस टू द साउंड वेव। लॉन्जिट्यूडनल होती हैं, ये इन्फॉर्मेशन सही है। वेयर एस वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव एनालॉगस टू द लाइट वेव्स। ये भी 2023 की स्टेटमेंट है, ये आई हुई है। ये मतलब याद ही रखना है कि पी वेव जो है लॉन्जिट्यूडनल है और एस वेव जो है ट्रांसवर्स है, ठीक है। ये कैसे भी करके याद कर लीजिए। तो ये सही स्टेटमेंट है। द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज़ मोर देन ऑफ द पी वेव। ऊपर ही बताया था मैंने कि हाँ ये सही स्टेटमेंट है। ऊपर शायद गलत बोला गया था इसको, लेकिन ये सही स्टेटमेंट है कि एस वेव का जो शेडो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये भी ऊपर हो गया था, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन से ही हो रहा है ये, ठीक है। पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम्स दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस, वेयर एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड मीडियम। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने बताया था आपको ना एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं, इसीलिए उनका शेडो जोन जो होता है ज़्यादा होता है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो 1 2 3 ऑल करेक्ट है। सो आज 30 क्वेश्चन हो गए हैं, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि शायद अब 2 ही 3 क्वेश्चन इसमें बचे होंगे। आई ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से एक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, और क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है वरना। आप ट्राई करिएगा, आप बताइएगा मुझे पूरा वीडियो देख के कि इज़ इट हेल्पफुल। अगर ये हेल्पफुल है तो विल ट्राई कि इसको और जल्दी से जल्दी कवर कर दें पूरे चैप्टर वाइज, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।